हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल 8, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, क्वेरीज, जॉइंस एंड फंक्शन। हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, व्हाई क्वेरीज शुड बी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली ऑन अ एग्जिस्टिंग व्यू। मौजूदा व्यू पर क्वेरी को सफलतापूर्वक निष्पादित क्यों किया जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखनी पड़ेगी पहले। तो क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, अगर मैंने कोई टेबल बनाई है तो उस टेबल का मैं एक व्यू क्रिएट कर रहा हूँ और उस व्यू के लिए मुझे सिलेक्ट कमांड को प्रिविलेज देना पड़ेगा। सिलेक्ट फॉर मतलब सिलेक्ट एक कमांड है और उस कमांड को जो भी यूजर चलाएगा, यूजर 1 है या यूजर 2 है, ठीक है, तो इनमें से जो भी इसको चलाएगा तो इनके पास उस व्यू को देखने के लिए प्रिविलेज होना चाहिए। तो इसके लिए नीचे क्या लिखा हुआ आप एक बार देखिएगा। सपोज अ व्यू लाइक अ विंडो। व्यू किसकी तरह है? व्यू एक विंडो की तरह है और वो विंडो किसकी है? घर की, एक हाउस की। द डेटाबेस टेबल, द डेटाबेस टेबल द होल रूम इनसाइड अ हाउस। तो जो डेटाबेस टेबल है वो एक घर के अंदर एक रूम की तरह है, एक कमरे की तरह है। फिर इसके आगे अगर आप देखेंगे, द व्यू अ विंडो थ्रू विच यू कैन सी ओनली सम पार्ट ऑफ द रूम। तो व्यू क्या है? एक छोटा सा हिस्सा है किसी रूम का जो आप विंडो के थ्रू क्या कर पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। तो यहां पर विंडो से मतलब है व्यू, विंडो से मतलब है यहां पर व्यू से है, और रूम से मतलब है टेबल, और हाउस से मतलब है डेटाबेस। डेटाबेस, आप किसी टेबल का या आप किसी टेबल का एक छोटा सा हिस्सा देखना चाह रहे हैं और उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? एक व्यू। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मेरी पूरी टेबल देखे, तो मैं उसका एक व्यू क्रिएट करूंगा और उस व्यू में से एक कॉलम, दो कॉलम, जो भी मुझे जिस पर्सन को दिखाना है उस पे मैं उस पर्सन को प्रिविलेज दे दूंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ आगे, इवन इफ यू डोंट हैव परमिशन टू एंटर द रूम। आपने उसे कमरे में आने की परमिशन नहीं दी, यू कैन स्टिल सी थ्रू द विंडो इफ यू आर अलाउड टू यूज दैट विंडो। अगर आप किसी और को कमरे में आने से रोक रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि वो बाहर खिड़की से कमरे के अंदर कुछ देख सकता है, तो आपने उसको उसको क्या कर दिया? ये प्रिविलेज दे दिया है। सो टू रन अ क्वेरी ऑन अ व्यू सक्सेसफुली यू नीड, तो परमिशन ऑन द व्यू इटसेल्फ, नॉट नेसेसरी परमिशन ऑन द ओरिजिनल टेबल। आपको ओरिजिनल टेबल पर परमिशन देने की जरूरत नहीं है। आप इसके लिए क्या करोगे? ओरिजिनल टेबल का एक व्यू क्रिएट कर दोगे, तो जो भी परमिशन होगी वो इसी पर मिलेगी, व्यू के ऊपर। ठीक है, फिर डेटाबेस एग्जांपल, सपोज देयर इज अ टेबल। टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। इट कंटेंट, इसमें 3 कॉलम है, आईडी, नेम और सैलरी। आईडी 1 2, नेम में रवि नेहा, सैलरी में 50,000 60,000, 50,000 60,000। नाउ द एडमिन क्रिएट अ व्यू। अब एडमिन क्या चाह रहा है? इस टेबल पर एक व्यू क्रिएट करना चाह रहा है। ठीक है, तो एडमिन इसके लिए क्या करेगा? क्रिएट व्यू, एम्प्लॉय व्यू एज, सेलेक्ट। तो ये क्या क्या परमिशन देना चाह रहा है? आईडी देखने की परमिशन देना चाह रहा है और नेम। सैलरी की परमिशन ये नहीं देना चाह रहा है। तो फ्रॉम एम्प्लॉय नाम की टेबल है। तो व्यू ओनली शो, तो इस व्यू में अब क्या मिलेगा? इस व्यू में सिर्फ 2 चीजें मिलेंगी ओनली, एक आईडी और नेम। 1 रवि 2 नेहा। यहाँ पर सैलरी क्या की परमिशन रिमूव कर दी गई, मतलब यहाँ पर जो व्यू क्रिएट हुआ उसमें सैलरी का ऑप्शन नहीं है। तो नोटिस, सैलरी क्या हो गई है? सैलरी हिडन हो गई है। यूजर सी लिमिटेड डेटा, जिसको भी परमिशन देंगे इस चीज के लिए तो वो सिर्फ यहाँ पर 2 ही चीजें देख पाएगा इस व्यू में, एक आईडी और नेम। ठीक है, विदाउट ओरिजिनल टेबल। तो नाउ द एडमिन गिव परमिशन, तो एडमिन अब क्या करेगा? यहाँ पर एडमिन परमिशन देगा, ग्रांट, ग्रांट कमांड चलाएगा परमिशन के लिए। सिलेक्ट ऑन एम्प्लॉय व्यू टू यूजर 1, तो यूजर 1 को इसने एक परमिशन दे दिया किसके ऊपर? एम्प्लॉय व्यू के ऊपर। तो नाउ यूजर 1 कैन रन, तो यूजर 1 जब भी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय व्यू इसको चलाएगा तो क्वेरी रन सक्सेसफुली हो जाएगी। इवन इफ यूजर डज नॉट हैव परमिशन ऑन द ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल पर, जो ओरिजिनल टेबल का नाम क्या है यहाँ पर? एम्प्लॉय टेबल। यहाँ पर यूजर को रिकॉर्ड देखने की परमिशन नहीं है, लेकिन इस टेबल का एक व्यू क्रिएट कर दिया गया। किस टेबल का? इस एम्प्लॉय नाम की टेबल का
एक व्यू क्रिएट कर दिया गया एम्प्लॉय व्यू नाम से। तो यूजर 1 इसको क्या कर सकता है, देख सकता है। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा यूजर 1 को, आईडी और नेम ओनली। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर हमारा यही है, a view act like a control doorway to data, to access it you need permission on the view। तो यहां पर डी ऑप्शन लेगा, select privilege on the view। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, select privilege on the view। नेक्स्ट क्वेश्चन, which system is responsible for ensuring ड्यूरेबिलिटी, स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रणाली जिम्मेदार है। तो यहाँ पर स्थायित्व की बात कर रहे हैं, मतलब ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी चाहिए। तो ड्यूरेबिलिटी के लिए क्या होगा, तो ड्यूरेबिलिटी डिसाइड करने के लिए हम यूज करते हैं रिकवरी सिस्टम का। किसका यूज करते हैं, रिकवरी सिस्टम का। एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, द रिकवरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग द ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी डी, एसिड प्रॉपर्टी में डी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी, which guarantees that once a transaction has been committed, it will remain so even in the event of a power loss, crash, error। या सिस्टम का पावर ऑफ हो जाए या क्रैश कर जाए या एरर, लेकिन उस केस में भी हमारा डेटा कैसा रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए। तो यही होता है ड्यूरेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, रिकवरी सिस्टम रहेगा हमारा। अच्छा, इसमें यह भी लिखा हुआ है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिकवरी सिस्टम में सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि एक ट्रांजैक्शन कमिट हो जाने के बाद वह सिस्टम की विफलता या बिजली जाने जैसी किसी भी समस्या के बावजूद सुरक्षित और स्थायी रहे। इसे एसिड गुणों में ड्यूरेबिलिटी कहा जाता है, स्थायित्व। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज यूज द बिलो स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दे रखा है, डिक्लेयर आउट ऑफ क्लासरूम सीट, कि अगर क्लासरूम की जो सीट्स हैं लिमिट से आउट हो जाएं, मतलब जितनी सीट्स हैं उससे ज्यादा स्टूडेंट आ जाएं, तो क्या होगा उस केस में। ठीक है, तो यहां पर इसने डिक्लेयर एग्जिट हैंडलर से रिलेटेड कुछ बात की है। तो क्या है इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहां पर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, एक एक्सेप्शन हैंडलिंग बनाने के लिए डेटाबेस में डिक्लेयर एग्जिट हैंडलर फॉर बिगिन एंड इसका यूज करता है, इज यूज्ड इन माईएसक्यूएल प्रोसीजर एंड फंक्शन फॉर। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, इट टेल माईएसक्यूएल इफ अ स्पेसिफिक एरर कंडीशन हैपन एग्जीक्यूट दीज स्टेटमेंट। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी एरर आ जाती है, तो तुम्हें क्या करना है, जो भी बिगिन और एंड के बिटवीन लिखा हुआ उस स्टेटमेंट को तुम्हें एग्जीक्यूट कर देना है। तो यहां पर क्या है, स्टेटमेंट क्या दे रखा है, स्टेटमेंट है डिक्लेयर एग्जिट हैंडलर फॉर आउट ऑफ क्लासरूम सीट बिगिन सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एंड। दिस मींस, इसका मतलब क्या है, इफ कंडीशन आउट ऑफ क्लासरूम सीट, जो क्लासरूम में सीट्स हैं, अगर उन वहां पर जो सीट्स रखी हैं जितनी, उससे ज्यादा स्टूडेंट आ गए, तो तुम्हें क्या करना है, इस बिगिन और एंड के बीच में जो भी स्टेटमेंट रखा हुआ उसको चला देना है। इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो अकर देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इनसाइड बिगिन एंड एंड, तो जो भी बिगिन और एंड के बीच में लिखा उसे चला दिया जाना चाहिए। व्हाट इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग, व्हाट इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग मींस हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एरर सेफली। रियल लाइफ एनालॉजी क्या कहती है, तो यहां पर लिखा हुआ है, a classroom with only 30 seats, a student enter, if seat available student sit normally, if seat full teacher handle situation, arrange extra chair, send student elsewhere, display message। this special handling is exception handling। इसके बाद दूसरी एनालॉजी लिखी हुई है, ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम, इफ एवरीथिंग नॉर्मल कार मूव्स, इफ एक्सीडेंट हैपन पुलिस हैंडल इमरजेंसी, दैट इमरजेंसी हैंडलिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसके बाद डेटाबेस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखो यहां पर, सपोज बी डिवाइडर नंबर, डिक्लेयर एग्जिट हैंडलर फॉर एसक्यूएल एक्सेप्शन बिगिन सिलेक्ट एरर अकर्ड, और इसको एंड कर दिया है। इसके बाद फुल एग्जांपल लिखा हुआ है, सबसे पहले डिलिमिटर चेंज करेंगे,
डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम रखा है डेमो, बिगिन, डिक्लेयर एग्जिट हैंडलर फॉर एसक्यूएल एक्सेप्शन, बिगिन, सेलेक्ट सम एरर हैपन, एंड। नाउ अब क्या है इसमें, हमने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट 10 डिवाइड बाई 0 सेमीकोलन, और इसको एंड कर दिया डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के। नाउ डिलिमिटर क्या कर दिया हमने, यहाँ पे डिलिमिटर को चेंज कर दिया सेमीकोलन पे। पहले हमने डिलिमिटर जो किया था, वो डिलिमिटर अगर आप देखोगे, पहले हमने डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाया था। नाउ जो अब हमारा प्रोसीजर क्रिएट हो गया है, अभी हमने डिलिमिटर को किस पे वापस से सेट कर दिया है, तो डिलिमिटर को हमने वापस से सेमीकोलन पे सेट कर दिया है। ये प्रोसीजर बनाते वक्त हम इसको डिलिमिटर को डबल फॉरवर्ड स्लैश पे सेट कर लेते हैं, और जब वापस प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो जाता है तब हम इसको वापस से सेमीकोलन पे सेट कर लेते हैं। नाउ आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट हैपन, नॉर्मली जब भी 10 डिवाइड बाई 0 करोगे, कॉज एरर, डिवीजन बाई 0, बट हैंडलर कैच इट एंड एग्जीक्यूट सम एरर हैपन इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग, तो प्रोग्राम क्रैश किए बिना वो सिंपली क्या मैसेज दिखा देगा, सम एरर हैपन। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग ऑफ एग्जिट हैंडलर क्या हुआ यहाँ पर, एग्जिट स्टॉप करंट ब्लॉक और प्रोसीजर और हैंडलर, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, हैंडल मैनेज द एरर टुगेदर, इफ एरर हैपन हैंडल इट एंड एग्जिट। यह स्टेटमेंट क्या करता है, डिक्लेयर एग्जिट हैंडलर फॉर बिगिन और एंड का उपयोग उपयोग करता है, और यहाँ पर ये एरर, एक्सेप्शन, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए किया जाता है। एक उदाहरण के थ्रू, मान लो क्लासरूम में सिर्फ 30 सीट है, अगर सीट खत्म हो जाए, आउट ऑफ क्लासरूम सीट्स, तो टीचर स्पेशल एक्शन लेता है, जैसे एक्स्ट्रा चेयर देना, दूसरे रूम में भेजना, वार्निंग देना। तो ये क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया यहाँ पर, अगर क्वेश्चन का आंसर देखोगे हमारे, तो यहाँ पर इसे कहेंगे हम हैंडलिंग एक्सेप्शन, बी ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 4, विच यूनिट इज कंसिडर्ड इफ द डोमेन ऑफ द एलिमेंट इज एटॉमिक, यदि तत्व का डोमेन परमाणु है तो कौन सी इकाई पर विचार किया जाता है। तो इसका आंसर होता है इंडिविजुअल यूनिट, क्योंकि एटॉमिक का मतलब होता है जिसके और पीसेस ना हो, जिसके और टुकड़े ना हो, तो उसे बोलता है एटॉमिक। और जिसके जब टुकड़े नहीं होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, इनडिविजिबल यूनिट बोलेंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। इनडिविजिबल यूनिट अविभाज्य इकाई, डेटाबेस डिजाइन में जब किसी एट्रीब्यूट का डोमेन एटॉमिक होता है तो इसका अर्थ है कि उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को आगे और छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्हें अविभाज्य माना जाता है। इस सवाल का आसानी समझने के लिए यहाँ एक सरल उदाहरण है, उसको देखते हैं। उदाहरण क्या है हमारे पास, उदाहरण के तौर पर मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर जैसे 9876543210 एक एटॉमिक इकाई है। यदि आप इस नंबर को तोड़कर 987 और 6543210 कर देंगे तो वह नंबर अपना अर्थ खो देगा और किसी से संपर्क करने के लिए बेकार हो जाएगा। इसलिए डेटाबेस में इसे एक ही डिब्बे मतलब सेल में रखा जाता है, क्योंकि इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। सेम ऐसे ही आपके पास दूसरा एग्जाम्पल है, ईमेल आईडी। आपकी ईमेल आईडी example@mail.com एक एटॉमिक मान है। हालांकि इसमें एट द रेट और डॉट जैसे चिन्ह होते हैं, लेकिन डेटाबेस के नजरिए से यह एक पूरा पता होता है। इसे टुकड़ों जैसे केवल एग्जाम्पल या मेल में बांटने पर अपना काम ईमेल भेजना नहीं कर पाएगी। मतलब अगर आप इनको अलग अलग लिख दोगे तो फिर ये मेल उस पते पर नहीं जाएगा जिस पर आप भेजना चाह रहे थे। डेटाबेस में एटॉमिक डोमेन का मतलब होता है होल मोबाइल नंबर और ईमेल से है, जिसे आप और अधिक नहीं तोड़ सकते, इंडिविजुअल है, वरना उसका मूल अर्थ या उपयोग बदल जाएगा। तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, व्यवहारिक उदाहरण। रोल नंबर बनाम पूरा नाम, मान लीजिए हमारे पास एक छात्र का डेटा है, छात्र आईडी 101 है, इस पूरा नाम फुल नेम क्या, राहुल कुमार शर्मा लिखा हुआ है। तो इसमें जब आप देखेंगे यहाँ पर एटॉमिक डोमेन अविभाज्य इकाई, यहाँ 101 छात्र आईडी है, एटॉमिक है, आप इसे तोड़कर 1 और 01 नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर रोल नंबर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यह एक अविभाज्य इकाई इंडिविजुअल यूनिट है। नॉन एटॉमिक डोमेन विभाज्य इकाई, दूसरी ओर राहुल कुमार शर्मा एटॉमिक नहीं है, इसे 3 अलग अलग इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। पहला नाम फर्स्ट नेम राहुल, मध्य नाम मिडिल नेम कुमार, अंतिम नाम लास्ट नेम शर्मा। निष्कर्ष क्या कहता है, डेटाबेस में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF का नियम यही कहता है कि हर एक डिब्बे सेल में केवल एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए,
यानी ऐसी जानकारी जिसे आगे और छोटे हिस्सों में तोड़ना संभव ना हो। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंडिविजिबल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इंडिविजिबल यूनिट, अविभाज्य इकाइयां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डज द टर्म एट्रीब्यूट रिफर टू इन अ टेबल? किसी टेबल में एट्रीब्यूट शब्द का अर्थ है, तो एट्रीब्यूट शब्द का क्या अर्थ होता है? तो एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं कॉलम, या फिर इसको बोलते हैं हम फील्ड। सेम है जैसे ही रिकॉर्ड को बोला जाता है टपल और रो। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो हम क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार। कॉलम, डेटाबेस में टेबल में एक एट्रीब्यूट टेबल के एक कॉलम को दर्शाता है जो किसी इकाई एंटिटी के एक विशिष्ट गुण, प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक का वर्णन करता है। उदाहरण के लिए एक छात्र टेबल में नाम, रोल नंबर, आयु अलग अलग एट्रीब्यूट कॉलम है। ठीक है, आगे अन्य विकल्पों का अर्थ रिकॉर्ड और टपल, ये टेबल की एक पूरी पंक्ति रो को दर्शाते हैं कि यह एक विशेष कॉलम या कॉलम का समूह होता है जो पंक्तियों की विशेष पहचान करने में मदद करता है। तो यहाँ पर कॉलम का मतलब क्या है? कॉलम को एट्रीब्यूट बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे, फील्ड नाम बोल सकता है, रो को क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर? रिकॉर्ड, रिकॉर्ड बोलेंगे या फिर टपल बोलेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, एट्रीब्यूट को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? कॉलम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पिच डेटाबेस आस्पेक्ट प्रिजर्व एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन इन आइसोलेशन? कौन सा डेटाबेस पहलू अनुवाद के निष्पादन को पृथक रूप से संरक्षित करता है? तो इसका क्वेश्चन का थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर वैसे तो आइसोलेशन होना चाहिए, आइसोलेशन, क्योंकि आइसोलेशन क्या करता है? आइसोलेशन ट्रांजेक्शन को इंडिपेंडेंटली रन करने में हेल्प करता है कि वो ट्रांजेक्शन एक दूसरे में इंटरफेयर ना करें। बट यहाँ पर आइसोलेशन ऑप्शन है नहीं। कुछ बुक्स में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, कंसिस्टेंसी बेस्ड ऑन द एग्जैक्ट फ्रेजिंग ऑफन यूज्ड इन स्पेसिफिक टेक्निकल क्वेश्चन बैंक और फंडामेंटली आइसोलेशन इन स्टैंडर्ड डीवीएमएस डेफिनेशन। अगर इसके हम आगे देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीवीएमएस द प्रॉपर्टी दैट ensure transaction are executed in isolation from each other is isolation from the ACID property, atomicity, consistency, isolation, durability. However, in many academic and competitive exam question paper where transaction is sometimes translated to or from terms like translation, this specific definition point towards how a transaction preserve the consistency of the database when executed in isolation. तो कभी कभी कुछ बुक्स में ट्रांजैक्शन को ट्रांसलेशन बोला गया है, सेम बिल्कुल वैसे ही। तो इस क्वेश्चन में यहां पर बोल रहा है स्पेसिफिक डेफिनेशन पॉइंटेड टू वर्ड, तो ये डेफिनेशन उसको पॉइंट कर रही है हाउ अ ट्रांजैक्शन प्रिजर्व द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस व्हेन एग्जीक्यूटेड इन आइसोलेशन। इसका मतलब क्या, थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो आप यहां पर देखोगे एसिड प्रॉपर्टी, एसिड का मतलब, ए का मतलब ऑटोमेसिटी होता है, सी से कंसिस्टेंसी होता है, आई से आइसोलेशन और डी से ड्यूरेबिलिटी होता है। ऑटोमेसिटी क्या कहती है? ऑटोमेसिटी कहती है आर ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, आर ट्रांजेक्शन इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। मतलब या तो जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसे आपको क्या मानना है? सिंगल यूनिट मानना। मतलब लाइक दैट एक तरफ से मैंने डेबिट किया और दूसरी तरफ वो क्या होना चाहिए? क्रेडिट। तो हम इसको पूरे को क्या मानेंगे? एक ही यूनिट मानेंगे कि ये पूरा एक ट्रांजेक्शन है। आइदर ऑल ऑपरेशन सक्सीड और नन डू, या तो पूरा ट्रांजेक्शन होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मनी इज डिडक्टेड फ्रॉम वन अकाउंट एंड एडेड टू अनदर इफ वन स्टेप फेल बोथ आर रोल बैक। अगर कोई भी स्टेप कंप्लीट नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने, मेरे खाते से रुपए कटे तो दूसरे पर्सन के खाते में रुपए क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे खाते से तो रुपए कट गए लेकिन इसके खाते में नहीं गए, तो उस केस में इसको क्या करना चाहिए? रोल बैक। मतलब मेरे खाते में रुपए वापस आ जाने चाहिए, मेरे अकाउंट में मनी को रोल बैक कर देना चाहिए। नाउ
कंसिस्टेंसी क्या कहती है? अ ट्रांजेक्शन टेक द डेटाबेस फ्रॉम वन वैलिड स्टेट टू अनदर वैलिड स्टेट, डेटाबेस रूल्स एंड कंस्टेंट रिमेन सेटिस्फाई। एग्जांपल, इफ टोटल बैंक मनी मस्ट रिमेन कंस्टेंट, a transaction should not violate this rule। आइसोलेशन क्या कहता है? आइसोलेशन, मल्टीपल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली, वन ट्रांजेक्शन शुड नॉट इंटरफेयर विथ अनदर। एग्जांपल में क्या लिखा? ट्रांजेक्शन T1 अपडेटिंग अ रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन T2 शुड नॉट सी T1 इनकम्प्लीट चेंजेस। मतलब जब T1 चेंजेस कर रहा है तो T2 उसको रीड नहीं करेगा जब तक वो T1 अपना रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर लेगा। मतलब इनकम्प्लीट रीड नहीं करेगा, जब भी रीड करेगा तो कंप्लीट ही रीड करेगा। देयरफॉर इफ द क्वेश्चन आस्क व्हिच डेटाबेस एस्पेक्ट प्रिजर्व एग्जीक्यूशन और ट्रांजैक्शन इन आइसोलेशन, तो द टेक्निकली करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पर आइसोलेशन है। लेकिन ऑप्शन हमारे वहां पर आइसोलेशन का दिया ही नहीं गया है, वहां पर आइसोलेशन की जगह उसने एक इंटीग्रिटी वर्ड दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमें करना ही नहीं है, हमारे पास तीन ही ऑप्शन है। फिर आगे ड्यूरेबिलिटी क्या बोलती है? ड्यूरेबिलिटी क्या कहती है? वंस अ ट्रांजेक्शन इज कमिटेड इट चेंज आर परमानेंटली सेव्ड, इवन अ सिस्टम क्रैश शुड नॉट लॉस कमिटेड डेटा। अगर कुछ भी सिस्टम में प्रॉब्लम होती है उस केस में भी जो हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है वो परमानेंटली सेव होना चाहिए, एनी हाउ किसी भी केस में। तो यहाँ पर डेटाबेस की जो एसिड प्रॉपर्टी होती है तो वो क्या है? डेटाबेस की एसिड प्रॉपर्टी होती है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो ऑटोमेसिटी कहती है ट्रांजेक्शन पूरी तरह सफल होगा या बिल्कुल नहीं हुआ, ऑल और नथिंग। बैंक खाते से पैसे कटे लेकिन दूसरे खाते में जमा नहीं हुए तो पूरा ट्रांजेक्शन वापस रोल बैक हो जाएगा। फिर कंसिस्टेंसी क्या कहती थी? ट्रांजेक्शन डेटाबेस को एक सही वैलिड अवस्था से दूसरी सही अवस्था में ले जाता है, सभी नियम और कंस्टेंट बने रहते हैं। यदि बैंक में कुल राशि 1 लाख है तो ट्रांजेक्शन के बाद भी नियमों के अनुसार डेटा सही रहना चाहिए। फिर उसके बाद लिखा आइसोलेशन। आइसोलेशन में क्या था? एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन से अलग इंडिपेंडेंट होकर चलता है, कोई ट्रांजेक्शन दूसरे के अधूरे परिणाम नहीं देख सकता है। यदि ट्रांजेक्शन T1 किसी रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा है तो ट्रांजेक्शन T2 को उसके अधूरे बदलाव नहीं दिखने चाहिए जब तक ट्रांजेक्शन T1 पूरा ना हो जाए। ड्यूरेबिलिटी क्या कहती है? कमिट होने के बाद डेटा स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है, सिस्टम क्रैश होने पर भी कमिट किया गया डेटा नहीं लॉस होना चाहिए। ठीक है, execution of translation in isolation preserve the consistency of a database, it ensure that no other transaction is running concurrently। तो हमारे इसमें क्या आ जाएगा? कंसिस्टेंसी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ है कंसिस्टेंसी। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड, इसमें जो कोड दिया गया वो क्या कर रहा है? ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एड एड्रेस varchar 2 लिखा हुआ 20। तो ये कोड करेगा क्या? ये जो कमांड है, फर्स्टली ये जो कमांड है ये ऑरेकल की कमांड है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, किससे रिलेटेड ये कमांड है? ये ऑरेकल डेटाबेस से रिलेटेड है। ठीक है, ऑरेकल से रिलेटेड है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? यह कमांड ऑरेकल और माइस्क्यूएल दोनों में इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन चित्र में जो सटीक सिंटैक्स varchar 2 के साथ है लिखा है वह मुख्य रूप से ऑरेकल डेटाबेस का है। दोनों डेटाबेस में मुख्य अंतर डेटा टाइप का है। तो डेटा टाइप का क्या अंतर है इसमें? ऑरेकल सपोर्ट करता है varchar और varchar 2 दोनों को, MySQL सपोर्ट करता है ओनली varchar का। तो ऑरेकल के लिए सिंटैक्स का उदाहरण, ऑरेकल में टेबल में नया कॉलम जोड़ने के लिए ऐड के साथ में कोष्टक में, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड, और यहाँ पर आपके जो कॉलम्स दे रखे हैं, यहाँ पर आपके जो ऐड के कॉलम दे रखे हैं, तो यहाँ पर कॉलम का नाम बताओगे, उसका डेटा टाइप बताओगे, और उसका अगर साइज है कुछ तो वो बताओगे। उदाहरण के तौर पे जैसे इसने यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट नाम की टेबल है और आप उसमें 20 अक्षरों की क्षमता वाला एड्रेस कॉलम जोड़ना चाहते हैं। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड एड्रेस varchar 2, तो varchar 2 डिनोट कर रहा है ऑरेकल को, तो यहाँ पर साइज कितना है कैरेक्टर्स का? 20। तो ये हो गया ऑरेकल के लिए। MySQL के लिए सिंटैक्स और उदाहरण, MySQL में आमतौर पर ऐड के बाद कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती है जब तक आप एक साथ कई कॉलम
ना जोड़ रहे हो, और यहाँ पर var_char 2 की जगह पर var_char लिखा जाएगा। जैसे कि ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप और जो भी साइज है। उदाहरण के तौर पर ऑल्टर किया टेबल स्टूडेंट ऐड एड्रेस, और एड्रेस में क्या लिखा var_char साइज कितना लिख दिया 20। बस इतना ही फर्क है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो मुख्य अंतर एक बार देख लेते हैं पहले। मुख्य अंतर क्या है यहाँ पर? तो डेटा टाइप ऑरेकल में क्या चलता है? ऑरेकल में var_char इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, MySQL में var_char। ब्रैकेट सिंगल कॉलम के लिए भी अनिवार्य सामान्य है, जबकि MySQL सिंगल कॉलम के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ निष्कर्ष में क्या है? यदि परीक्षा में सवाल आता है तो सिंटेक्स में var_char 2 लिखे होने के कारण इसे ऑरेकल की कमांड माना जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? एड अ कॉलम नेम एड्रेस, एड अ कॉलम एड्रेस इन द टेबल। तो टेबल के अंदर एक एड्रेस नाम का कॉलम जुड़ जाएगा। विच इज यूज्ड टू इनपुट द एंट्री एंड गिव द रिजल्ट इन अ वेरिएबल इन अ प्रोसीजर। किसी प्रक्रिया में प्रविष्टि को इनपुट करने और वेरिएबल में परिणाम देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन करने का तरीका बताऊं सबसे सिंपल, तो यहाँ पर हमें कुछ इनपुट देना है, देन कुछ आउटपुट लेना है। तो यहां पर इनपुट से क्या बनता है? इन, और आउटपुट से क्या बनता है? आउट। तो क्वेश्चन तो हमारा सिंपल यहां से हो जाएगा, इन और आउट। लेकिन हमें क्या करना है? इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखनी है। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? इन MySQL आफ्टर क्रिएटिंग अ प्रोसीजर विथ इन एंड आउट पैरामीटर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉल टू एग्जीक्यूट द प्रोसीजर, प्रोसीजर को कॉल करना पड़ेगा। अ सेशन वेरिएबल बनाना पड़ेगा एट द रेट टू रिसीव द आउटपुट, जो भी प्रोसीजर रिटर्न करेगा। सिलेक्ट टू डिस्प्ले द रिजल्ट, और उसके बाद सिलेक्ट आप चलाओगे रिजल्ट को देखने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन करते हैं। सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम हो गया टेस्ट डीबी। यूज टेस्ट डीबी कमांड चलाओगे MySQL में। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ? क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या है? सबसे पहले डिलिमीटर चेंज कर लेंगे। क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम क्या रखा है? डेमो इन। तो इनपुट में हम क्या मांग रहे हैं? एक नंबर मांग रहे हैं जो इंटीजर टाइप का होगा, और आउट में हम उस नंबर का क्या वापस करेंगे? स्क्वायर रिटर्न करेंगे, जो वो भी इंटीजर टाइप का होगा। अब यहाँ पर बिगिन लिखा है, सेट स्क्वायर इक्वल टू नम इंटू नम। तो यहाँ पर कैलकुलेशन होगी, जो भी रिजल्ट आएगा स्क्वायर में जाएगा। फिर एंड, और हमने यहाँ पर डिलीमीटर को वापस से क्या कर दिया? सेमीकोलन पर चेंज कर दिया है। नाउ वाई डिलीमीटर डबल फॉरवर्ड स्लैश क्यों लगा रहे हैं डिलीमीटर के अंदर? तो नॉर्मली MySQL एंड कमांड विथ सेमीकोलन, बट प्रोसीजर कंटेंट, प्रोसीजर के पास बहुत सारे सेमीकोलन होते हैं इनसाइड, तो इसलिए सो भी टेम्परली चेंज द डिलीमीटर टू डबल फॉरवर्ड स्लैश। तो हम डिलीमीटर को डबल फॉरवर्ड स्लैश पे चेंज कर लेते हैं। थिंक ऑफ अ डिलीमीटर एज अ फुल स्टॉप, वी चेंज इट टू सो MySQL डज नॉट स्टॉप रीडिंग टू अर्ली। कि प्रोसीजर लिखते वक्त ही अगर मैं चेंज नहीं करूंगा तो हो सकता है अगर मैंने चेंज नहीं किया तो जब मैं प्रोसीजर लिख के कहीं एंटर करूं और वहां पे मैंने सेमीकोलन लगाया तो मेरा प्रोग्राम वहीं पर क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो इसलिए हमारा प्रोसीजर एंड ना हो तो हम प्रोसीजर में पहले ही डिलीमीटर को क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश पे। अब जब वो प्रोसीजर बन गया तो उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोसीजर को कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए कॉल डेमो नाम का प्रोसीजर था और उसके अंदर क्या पास किया? 5। तो ये हो गया हमारा इनपुट, और इसमें क्या आएगा हमारा? वो प्रोसीजर चलेगा तो वो हमें क्या देगा? आउटपुट। नाउ जो आउटपुट है, यहां से तो इनपुट गया, और जो आउटपुट है वो किस में स्टोर हो गया? आके रिजल्ट में, एट द रेट रिजल्ट के अंदर। अब क्या करना है? तो डिस्प्ले द आउटपुट, सिलेक्ट एट द रेट रिजल्ट चलाओगे जब आप, तो रिजल्ट के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। तो सिंपल हमारा बस यही था, कंप्लीट फ्लो। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है? तो एक बार ये देख लो, इसमें एनालॉजी में क्या लिखा हुआ है? इन num, you put number into machine, procedure process it out square, machine give a result back, input में 5 दिया, machine calculate 5 into 5, और machine ने आपको क्या दे दिया? 25 दे दिया। तो यहां पर सिंपल था। मीनिंग ऑफ इन एंड आउट
पैरामीटर पर्पस इनका इन नम सेंड वैल्यू इनटू प्रोसीजर आउट स्क्वायर रिटर्न वैल्यू फ्रॉम प्रोसीजर। तो यहाँ से इन से मतलब है इनपुट और आउट से मतलब है आउटपुट या रिजल्ट जो भी रिटर्न होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया है इन एंड आउट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएमएल। डीएमएल का फुल फॉर्म क्या है, तो डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आपको किस किस के फुल फॉर्म पता होने चाहिए, डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल, डीक्यूएल और टीसीएल। आपको इन सबके फुल फॉर्म पता होने चाहिए। यहाँ पर डी का जहां भी यूज हुआ है, डी का मतलब होता है डेटा, एल का मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है, बाकी आपको कुछ ही शब्द याद रखने पड़ेंगे। तो डी से हो गया यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज, फिर टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको ये सारे फुल फॉर्म पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द टपल ऑफ द रिलेशन। संबंधों को टुपल्स का क्रम क्या है, तो टुपल्स किसी भी क्रम में हो सकती है, एनी। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, in a relation database the order of tuple rows in a relation table does not matter. Tuples can be stored or retrieved any order, therefore the order of tuples of relation is any। same incorrect लिखा हुआ, सेम सेम तो हो नहीं सकता है, कांस्टेंट होगा नहीं, स्टोर्ड होगा नहीं, तो ये सारे ऑप्शंस क्या हो गए हैं, गलत हो गए हैं। रिलेशनल डेटाबेस में रिलेशन टेबल के टुपल्स रोज का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है, टुपल्स किसी भी क्रम में स्टोर या प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए संबंधों के टुपल्स का क्रम कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल में कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, रोल नंबर नेम मार्क्स, रोल नंबर 101 अमित 85, 102 नेहा 90, 103 रवि 78। द टुपल्स कैन ऑल्सो अपीयर लाइक 103 हो सकता है, तो 103 में क्या है, रवि, तो 103 पे यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, रवि 878। तो ऑर्डर कोई भी हो लेकिन रिकॉर्ड में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, वो टेबल रिप्रेजेंट द सेम रिलेशन बिकॉज इन रिलेशनल डेटाबेस द ऑर्डर ऑफ टुपल्स डज नॉट मैटर। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट नाम की एक टेबल है, ये टेबल रही हमारी, यह टेबल इस प्रकार भी हो सकती है, 103 ऊपर आ गया, यहाँ पर 103 यहाँ पर नीचे था, 103 यहाँ पर ऊपर आ गया है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ दोनों टेबल समान रिलेशन को दर्शाती है क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस में टुपल्स का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए, एनी। Question number 11. What does the following statement in SQL do? ड्रॉप टेबल स्टूडेंट एसक्यूएल में निम्नलिखित कथन क्या करता है। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, तो ड्रॉप का मतलब होता है टेबल को डिलीट करना, तो डिलीट अ टेबल कॉल्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की जो टेबल है उसको क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, ड्रॉप टेबल कमांड का उपयोग डेटाबेस में किसी टेबल की संरचना और उसके अंदर मौजूद सभी डेटा को स्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है। ड्रॉप टेबल, as you correctly identify drop table student remove the entire table structure from the database। लेकिन डिलीट क्या करता है, डिलीट सिंपल सिलेक्टिव रिमूवल करता है, जबकि ड्रॉप क्या कर रहा था, कंप्लीट रिमूवल। डिलीट इज यूज टू रिमूव स्पेसिफिक रो, किसी रिकॉर्ड को ही, बेस्ड ऑन अ कंडीशन और ऑल रो बट टेबल स्ट्रक्चर रिमेन, मतलब टेबल की स्ट्रक्चर बन जाती है। एसक्यूएल के एग्जांपल में डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर आईडी इक्वल टू जो भी आईडी है वो वाली रो क्या कर दो, डिलीट कर दो। ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट एक तरह से रीसेट बटन, ट्रंकेट रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल बट कीप द स्ट्रक्चर इंटैक्ट। इट इज फास्टर देन डिलीट बिकॉज इट डज नॉट
लॉग ईच इंडिविजुअल रो रिमूवल। एसक्यूएल एग्जांपल ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम पास कर दिया, तो ये क्या करेगा, ट्रंकेट सभी रो के डेटा को रिमूव कर देगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ड्रॉप क्या करता है, स्ट्रक्चर को रिमूव करता है, यस रिमूव कर देता है, और रिमूव डेटा, यस रिमूव डेटा कर देता है। कैन यू रोल बैक, तो इसको रोल बैक कर सकते हैं, नहीं। ट्रंकेट रिमूव स्ट्रक्चर करता है, नहीं। क्या रिमूव डेटा करता है, यस। क्या रोल बैक कर सकते हैं, नो। डिलीट यहां पर स्ट्रक्चर को रिमूव करता है, नहीं। क्या डेटा रिमूव करता है, यस। और रोल बैक कर सकते हैं, तो यूजली कर सकते हैं ऐसा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा डिलीट अ टेबल कॉल्ड स्टूडेंट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट का प्रारूप क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में सिंपल पूछा है कंपाउंडमेंट स्टेटमेंट, तो मैं इसको सिंपल शब्दों में आपको बता देता हूँ। कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड का मतलब होता है जब मल्टीपल लाइंस को एक साथ लिखा जाता है चलाने के लिए। A compound statement in MySQL is a block of multiple SQL statement enclosed with the begin और end। begin और end के बीच में हम multiple statement को लिख देते हैं। It allow you to group several operation together so they can execute as a single logical unit। These block are primarily used inside stored program such as stored procedure है, function है, triggers है, events है। आप इनके अंदर इसको क्या करते हो, यूज करते हो। तो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले सिंपल कंपाउंड स्टेटमेंट जब लिखते हैं तो बिगिन, बिगिन यूज करते हैं स्टेटमेंट 1 2, और जब सारे स्टेटमेंट हो जाते हैं हमारे तो इसको एंड कर देते हैं। सेम एज ऐसे ही यहाँ पर अगर देखोगे तो ये एग्जांपल लिखा हुआ, बिगिन लिखा हुआ है, फिर इसने यहाँ पर टू स्टेटमेंट लिख दिए हैं, दो दो कमांड लिखी हुई है यहाँ पर। एग्जांपल 2 बिगिन अटोमिक लिखा हुआ और यहाँ पर इसको एंड कर दिया, सिंपल बिगिन एंड, और यहाँ पर बिगिन अटोमिक और एंड। तो हमारे क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है, इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हो गया। बोथ बिगिन एंड लिखो या फिर बिगिन अटोमिक एंड लिखो। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया आपका डी वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द टाइप ऑफ डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस का एक प्रकार है, तो ट्रांजिशन नहीं होता है, आउटलुक नहीं होता है, डिसेंट्रलाइज नहीं होता है। सिंपल डेटाबेस के प्रकार क्या होता है, एक तो ये रिलेशनल होता है, दूसरा आपका हायरार्किकल होता है, HEIRARCHICL हायरार्किकल। फिर एक होता है आपका नेटवर्क, नेटवर्क के अलावा आपका भी क्लाउड बेस्ड हो सकता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो सकता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और नो एसक्यूएल। इस तरह के डेटाबेस हो सकते हैं। तो आपको रिमेंबर करना है कि क्वेश्चन कभी अगर ट्विस्ट करे, क्वेश्चन में पूछे कि मान लीजिए उसने पूछा कौन सा नहीं है, तो उस केस में मोस्टली यहाँ पर डिसेंट्रलाइज ऑप्शन मिलता है। तो आपके रिलेशनल है, हायरार्किकल है, नेटवर्क है, क्लाउड बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, नो एसक्यूएल है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, relational database RDBMS, this is the core type of database that store data in structured table consisting of rows and column like MySQL, PostgreSQL, Oracle। ये सभी डेटा को टेबल के फॉर्मेट में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, which query calculate a sum average and then group the result by two set of values। कौन सी क्वेरी योग औसत की गणना करती है और फिर परिणामों को मानों के दो सेटों के आधार पर समूहित करती है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्रॉस टैब का। किसका यूज करते हैं, क्रॉस टैब। ऐसी क्वेरी कौन सी है जो सम एबीसी निकालती है, एवरेज, फिर रिजल्ट को दो अलग अलग वैल्यू के आधार पर ग्रुप करती है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्रॉस टैब का। और ये क्रॉस टैब होती क्या है, तो यहाँ पर रोज और कॉलम दोनों को ऑर्गेनाइज करती है और बीच में सम, एवरेज या काउंट कैलकुलेशन दिखाती है। इसे पिवोट टेबल स्टाइल क्वेरी भी कहते हैं। यहां पर देखो, जैसे हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट सब्जेक्ट्स और मार्क्स। राहुल के मैथ में 80 मार्क्स है, राहुल साइंस में 90 है, नेहा मैथ 75, नेहा साइंस में 88 मार्क्स है। अब प्रिंसिपल ने पूछा हर स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स वाइज मार्क्स दिखाओ, तो रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट कैसा आएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अब स्टूडेंट वाइज देखना तो राहुल मैथ में कितना है 80 और साइंस में कितना है 90, और यहाँ पर दो रोज मेंटेन हो रही थी। यहाँ पर एक ही रो में हमने
क्या कर दिया है कि स्टूडेंट वाइज रिजल्ट आ रहा है और ये सब्जेक्ट वाइज आ रहा है। राहुल के 80 मार्क्स है मैथ में और साइंस में कितना 90। नेहा के 70 मार्क्स है मैथ में और 88 है साइंस में। तो ये रो वाइज रिजल्ट हो गया। इसको हमने क्या कर दिया, रो और कॉलम को ग्रुप कर दिया है। इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस टैब फॉर्मेट बोलते हैं। तो सिंपल यहां पर लिखा हुआ है, इसमें टू सेट ऑफ वैल्यूज क्या है, पहला सेट रोज है स्टूडेंट राहुल नेहा, दूसरा सेट कॉलम। इस कॉलम में क्या क्या हमारे पास, इस कॉलम में है मैथ और साइंस सब्जेक्ट के तौर पे, और अंदर वैल्यूज में मार्क्स का सम करना है या एवरेज करना है इस तरह से, या काउंट करना है। तो यहाँ पर जैसे रियल लाइफ एनालॉजी में स्टूडेंट मंडे ट्यूसडे लिखा हुआ अटेंडेंस लगती है, तो राहुल है नेहा है, तो एक बार मंडे को ये राहुल प्रेजेंट था, फिर ट्यूसडे को एब्सेंट हुआ, नेहा प्रेजेंट है। यह भी क्रॉस टैब स्टाइल है, रोज इक्वल टू स्टूडेंट, कॉलम इक्वल टू डेज। हमारे पास एक टेबल है सेल्स टेबल, एम्प्लॉय ईयर अमाउंट। अमित का 2024 का डेटा है 1000, अमित का 2025 का डेटा है 1500, रवि का डेटा 2024 का है 1200, रवि का डेटा है 2025 का 1800। नाउ अब हमारा गोल क्या है, हम चाहते हैं कुछ इस तरह से दिखाई दे ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपल यहां पर हम एक क्वेरी चलाएंगे। क्वेरी क्या है, सिलेक्ट ईएमपी सम केस, केस बनाया वैन ईयर इक्वल टू 2024 देन अमाउंट एल्स जीरो एंड एज, और जो दिखाना है इसको ईयर 2024 के अकॉर्डिंग दिखाना है जो भी डेटा है। फिर देन सम, दूसरा केस बनाया हमने सम केस, ये 2025 के लिए सम केस वैन ईयर 2025 देन अमाउंट एल जीरो, अगर 2025 मिल जाए तो अमाउंट को जोड़ दो, अदरवाइज उसको क्या कर दो, जीरो कर दो। तो फ्रॉम सेल्स नाम की टेबल है, ग्रुप बाई एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के नाम से क्या कर दो, उसे ग्रुप कर दो। अब इसमें देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हूं, ग्रुप बाई क्या करता है, तो ग्रुप बाई यहां पर एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग ग्रुप करेगा, यह एम्प्लॉय के अनुसार ग्रुपिंग करता है। अमित की जितनी भी रोज है वो एक बार दिखाएगा, रवि की जितनी रोज है वो एक बार दिखाएगा। फिर केस स्टेटमेंट क्या करता है, केस वैन ईयर, अगर ईयर 2024 है तो अमाउंट को जोड़ दो, और एल्स क्या कर दो, जीरो, और एंड। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब इसका ये है, अगर ईयर 2024 है अमाउंट लो वरना उसे क्या कर दो, जीरो। फिर सम क्या करता है, सम सिंपल जो भी उसके पास डेटा है यह सभी को सिलेक्ट अमाउंट क्या करता है, जोड़ देता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसने एम्प्लॉय एक बार शो कर दिया अमित और रवि, ईयर 2024 का डेटा, ईयर 2025 का डेटा। अमित का 1000 था और 2025 में 1500 था, रवि का 1200 था और रवि का यहाँ पर 2025 में 1800 था। तो इस तरह से उसने मल्टीपल 4 रोज का डेटा 2 रो में आपको यहाँ पर शो कर दिया। वाई दिस इज कॉल्ड क्रॉस टेबल, तो सिंपल रोज एम्प्लॉय कॉलम ईयर्स वैल्यूज में क्या है सम। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट में क्या लेगा, क्रॉस टैब क्वेरी एग्रीगेशन करती है, सम एवरेज काउंट, डेटा को रो कॉलम फॉर्मेट में बदलती है। रो कॉलम फॉर्मेट का मतलब अगर आप यहां पर देखेंगे तो क्रॉस टैब क्रॉस टेबल, तो रोज इनटू कॉलम, एक साइड रोज दूसरी साइड कॉलम, बीच में क्या होगी, कैलकुलेशन होगी। यहां पर लिखा हो आ क्रॉस टेबल क्वेरी कैलकुलेट एग्रीगेट वैल्यूज लाइक सम और एवरेज एंड ग्रुप द रिजल्ट बाय टू सेट ऑफ वैल्यूज इन अ रो और कॉलम। क्रॉस टैब क्वेरी सम एवरेज जैसे कैलकुलेशन करती है और डेटा को रोज तथा कॉलम के 2 सेट के आधार पर ग्रुप करती है। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस टैब। ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो गया है, ए, क्रॉस टैब। क्वेश्चन नंबर 15, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम है डिपार्टमेंट काउंट प्रोसीजर। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे एक वैल्यू तो इन हो रही है और दूसरी वैल्यू यहां से आउट हो रही है। तो इस प्रोसीजर में 2 वैल्यू है, एक इन है और एक आउट है। तो फिलहाल यहां से जब भी हम प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो इस ऑप्शन में तो कॉल किया नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया है। यहां पर कॉल तो किया है लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो इसलिए ये गलत हो गया है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, एक बी और एक डी। तो अब इसमें इश्यू क्या है कि इश्यू ये है जब इसको कॉल करते हैं हम प्रोसीजर को, तो प्रोसीजर को कॉल करने से पहले जैसे यहाँ पे इसने कॉल किया
तो कॉल करने से पहले डिक्लेयर डी काउंट जो लिखा हुआ है इसे बताना पड़ेगा ये डी काउंट कैसा है। तो डी काउंट ये कैसा है, एक इंटीजर टाइप का है। यहां पर तो नहीं बताया लेकिन यहां पर बताए, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी। लेकिन हम इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेनेशन के थ्रू देखेंगे। फिलहाल हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, यहाँ पर बी आंसर है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है इसकी, वो देखते हैं। एक सिंपल प्रोसीजर क्रिएट किया, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम है डिपार्टमेंट काउंट प्रोसीजर। इसमें इसने इस ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू आई, एक इन इनपुट, इनपुट में क्या डिपार्टमेंट का नाम पूछ रहा है और उसका कुछ साइज होगा। आउटपुट क्या, आउटपुट देना है डी काउंट, तो डिपार्टमेंट में कितने फैकल्टी हैं वो काउंट करके देने हैं, और वो कैसा होगा, एक इंटीजर होगा। तो इसने आगे क्या किया, प्रोसीजर स्टार्ट किया, बिगिन, बिगिन लिखा, सिलेक्ट फंक्शन काउंट इनटू डी काउंट, और फिर फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर द इंस्ट्रक्टर डिपार्टमेंट नेम, जो भी डिपार्टमेंट नेम मिलेगा उसमें काउंट करना कितने इंस्ट्रक्टर है, इक्वल टू डिपार्टमेंट काउंट प्रोसीजर डिपार्टमेंट नेम। तो यहां पर अगर आप देखो फिर इसने एंड कर दिया है, तो यहां पर हो क्या रहा है, टेक अ डिपार्टमेंट नेम एज अ इनपुट, काउंट द इंस्ट्रक्टर इन दैट डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में कितने इंस्ट्रक्टर है, स्टोर रिजल्ट इन आउटपुट वेरिएबल, आउट में ये क्या कर लेगा, उसको स्टोर कर लेगा। तो वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। टू कॉल द प्रोसीजर with an output parameter, you must first create declare a variable, then pass the variable to receive the result. So हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलिंग से पहले डिक्लेयर डी काउंट इंटीजर इसे डिक्लेयर किया, अब कॉल करेंगे प्रोसीजर को, तो कॉल डिपार्टमेंट काउंट प्रोसीजर, और डिपार्टमेंट का नाम क्या पास कर दिया, फिजिक्स डिपार्टमेंट है, और इसमें क्या करना है, फिजिक्स डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं काउंट करके बताना है। तो मीनिंग फिजिक्स क्या हो गया, इनपुट डिपार्टमेंट हो गया, डी काउंट वेरिएबल दैट विल स्टोर आउटपुट। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्यों गलत है, तो यहां पर आप सिंपल देखोगे डिक्लेयर डी काउंट इंटीजर, ओनली डिक्लेरेशन है लेकिन फंक्शन कॉल तो किया ही नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया ऑप्शन ए। फिर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या है, डिक्लेयर डी काउंट इंटीजर, कॉल डिपार्टमेंट काउंट प्रोसीजर, तो फिजिक्स, यहां पर क्या मिस हो गया, यहां पर इसने एक पैरामीटर मिस कर दिया, मिसिंग सेकंड पैरामीटर, तो यहां पर आउटपुट डिक्लेयर नहीं किया इसलिए। तो इसे प्रोसीजर को चाहिए क्या थे, एक इनपुट एक आउटपुट, लेकिन मिला क्या, ओनली इसे एक ही मिला हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो गया। फिर डी में क्या लिखा हुआ है, तो डिक्लेयर डी काउंट, कॉल डिपार्टमेंट काउंट प्रोसीजर, फिजिक्स डी काउंट, यहां पर सब कुछ ठीक है लेकिन यहां पर जो वेरिएबल का टाइप है वो मिसिंग है, इसे क्या करना था, डी काउंट के बाद यहां पर इंटीजर लिखना चाहिए था, तो इसने इंटीजर नहीं लिखा। इसलिए अगर हम ओवरऑल क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, अगर ओवरऑल इसको कैसे करोगे, तो सिंपल यहां पर इस प्रोसीजर को एक वैल्यू चाहिए इनपुट के तौर पर, एक वैल्यू आउट करनी है, तो ऐसा कौन है जो एक वैल्यू इन कर रहा है और एक आउट कर रहा है, तो ये तो एक ही वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, यहां पर दो वैल्यू, एक इन आउट, यहां पर तो इसको कॉल ही नहीं किया गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, एक बी ऑप्शन एक डी ऑप्शन। फिर हमें क्या देखना है कि डिक्लेयर कॉल करने से पहले जब डिक्लेयर डी काउंट किया तो यहाँ पर बताना पड़ेगा इसका डेटा टाइप कैसा है, तो यहाँ पर नहीं बताया इसलिए गलत हो गया, और यहाँ पर बताया इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया है, सही हो गया है। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। Now move on next question. Question number 16. Which is the logical design of database? Database का तार्किक डिजाइन कौन सा है? तो डेटाबेस का तार्किक डिजाइन क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, a schema is a logical design or blueprint of a database. It defines table, attribute, relationship, constant. So the logical structure design of the database is called schema. Instance क्या होता है, एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस एज अ पर्टिकुलर टाइम, किसी समय में जो डेटा स्टोर है तो वो क्या कहलाता है, उस टाइम का इंस्टेंस कहलाता है। रिलेशन, अ टेबल इज अ रिलेशन, रिलेशनल डेटाबेस। डोमेन, सेट ऑफ अलाउड वैल्यू फॉर अ एन एट्रीब्यूट, जो कॉलम है उसके लिए क्या वैल्यू परमिटेड है तो वो क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द बेस्ट वे
टू रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट इन अ लार्ज डेटाबेस, किसी बड़े डेटाबेस में विशेषताओं को प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर अकॉर्डिंग टू निमी, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, अकॉर्डिंग टू निमी क्या है? कॉनकैटनेशन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है कुछ रीजंस की वजह से, तो वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। अकॉर्डिंग टू निमी मूक टेस्ट, तो concatenation in DBMS is used to join two or more table field of the same table or different table. Example, instructor section है और एक student section है. What is the concatenation in DBMS? Concatenation means combining, joining two or more string field value in a single string. For example के तौर पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम राहुल शर्मा, ये अलग अलग लिखे हुए हैं। यूजिंग कॉनकैटनेशन सिलेक्ट फर्स्ट नेम डबल पाइप के निशान, सिंगल कोट डबल पाइप के निशान, लास्ट नेम एज अ फुल नेम। तो यहाँ पे फ्रॉम स्टूडेंट रिजल्ट में क्या आएगा? अगर रिजल्ट में देखेंगे तो यहाँ पर फुल नेम आ जाएगा राहुल शर्मा। If you have a field from tables such as instructor section and student section, concatenation can combine values from those fields into one output column after joining the table. Concatenation तो combines value combine करने के लिए concate यूज करेंगे। सेम एज ऐसे ही डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या है यहाँ पर? तो अगर डॉट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे आप, तो आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट क्लियरली यूजिंग द टेबल नेम और एट्रीब्यूट नेम। एग्जांपल इंस्ट्रक्टर नेम और स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पर नेम दो कॉलम है, लेकिन कौन सा नेम किस टेबल का यूज करो तो उसको आगे बताए इंस्ट्रक्टर, और ये दिखाने के लिए यहाँ पर रिलेशन कौन सी है? डॉट नोटेशन। सेम ऐसे ये वाला नेम किस टेबल से है तो यहाँ पर डॉट लगा के ये बताए स्टूडेंट। दिस इज मेनली यूजफुल इन लार्ज डेटाबेस वेयर मल्टीपल टेबल्स मे हैव एट्रीब्यूट विद द सेम नेम। तो एक ये भी नोटेशन हो सकती है, लेकिन ये तब यूज करेंगे जब हमें अलग अलग टेबल से डेटा लेना हो उस टाइम के लिए। लेकिन तकनीकी अगर हम देखेंगे टेक्निकल रूप से, इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल organize data into tables or relation consisting of rows and column. In this model, the attribute properties or characteristic of an entity are represented as the column of the table. For a large database, the relational approach is considered the best because it minimizes the data redundancy, ensure data integrity, and allow complex queries to be executed efficiently using the structured query language SQL. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक रिलेशनल मॉडल डेटा को तालिकाओं में व्यवस्थित करता है जिसमें पंक्तियां और कॉलम होते हैं। इस मॉडल में किसी एंटिटी की विशेषताओं या गुण को तालिका के कॉलम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। एक बड़े डेटाबेस के लिए रिलेशनल तरीका सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि यह डेटा को दोहराव को कम करता है, डेटा की सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी सुनिश्चित करता है और एसक्यूएल जैसी संरचित भाषाओं का उपयोग करके जटिल प्रश्नों को कुशलतापूर्वक चलाने की अनुमति देता है। तो प्रॉपरली इस क्वेश्चन का आंसर तो रिलेशनल ही होना चाहिए था क्योंकि रिलेशनल आपके लार्ज डेटाबेस को हैंडल कर सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू निमी कॉनकैटनेशन क्या कहता है? दिस रिफर टू ज्वाइनिंग टू और मोर स्ट्रिंग और फील्ड together. It is a string operation, not a database model or a way to represent attribute globally. Dot representation, the dot notation टेबल नेम और एट्रीब्यूट का नाम is merely a syntax used in queries to access a specific attribute, not a method to design or represent a large database. तो टेक्निकल ये तो दोनों रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन आपको आंसर क्या करना है? निमी के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। और निमी के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है यहाँ पर? तो निमी के अकॉर्डिंग इसका आंसर है कॉनकैटनेशन। आपको बस ये याद रखना है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू निमी इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉनकैटनेशन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द एरर इन द टेबल बिलो स्टेटमेंट? तो यहां पर एक एरर है, तो वो क्या एरर है? तो सिंपल यहां पर एक क्रिएट फंक्शन और फंक्शन का नाम रखा हुआ है और फंक्शन में यहां पर पास किया डिपार्टमेंट नेम varchar साइज कितना है 20। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाता हूं। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है? एक रिटर्न टाइप मिसिंग की प्रॉब्लम है। वैसे तो प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में दो है, लेकिन सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो रिटर्न टाइप मिसिंग की प्रॉब्लम है।
तो क्या है यहां पर अगर देखेंगे, every function must specify return type, return data type because a function must return a value of some type, कोई ना कोई फंक्शन कुछ ना कुछ टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। तो क्रिएट फंक्शन डिपार्टमेंट काउंट, डिपार्टमेंट नेम, वेर, और यहां पर इस फंक्शन के जस्ट बाद यहां पर लिखा होना चाहिए था रिटर्न टाइप। यहां पर क्या लिखा होना चाहिए था, रिटर्न टाइप इंटीजर, इस टाइप से कुछ, लेकिन यहां पर ये मिस है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, जो गिवन क्वेश्चन है, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम, डिपार्टमेंट, वैरकर, ये बिगिन, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, एंड। और टेक्निकल होना क्या चाहिए था, अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर, तो आप नीचे देखेंगे व्हाट इज मिसिंग। तो मिसिंग क्या है यहां पर लिखा हुआ व्हाट इज मिसिंग आफ्टर फंक्शन पैरामीटर माई एसक्यूएल एज्यूम। तो माई एसक्यूएल क्या एज्यूम करती है, रिटर्न्स इंटीजर, व्हाट इट इज मिसिंग। तो करेक्ट फंक्शन क्या है यहां पर, करेक्ट फंक्शन आप जब देखेंगे तो यहां पर देखो, यहां पर लिखा हुआ क्रिएट फंक्शन डिपार्टमेंट काउंट, और यहां पर रिटर्न इंटीजर लिखा होना चाहिए था। और इसके अलावा यहां पर एक प्रॉब्लम और है, तो पहले एक बार इसको कंप्लीट करते हैं। वाई फंक्शन नीड रिटर्न टाइप, बिकॉज फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू, माई एसक्यूएल मस्ट नो, या तो वैल्यू इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, या स्ट्रिंग होनी चाहिए, या डेट। बिफोर एग्जीक्यूशन पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या रिटर्न कर रहे हैं। यहां पर जैसे लिखा हुआ है एनालॉजी में, सपोज अ जूस मशीन, यू आस्क व्हाट विल दिस मशीन रिटर्न, मशीन मस्ट स्पेसिफाई ऑरेंज जूस और मैंगो जूस। सिमिलरली फंक्शन मस्ट स्पेसिफाई रिटर्न टाइप की, फंक्शन क्या रिटर्न कर रहे हैं। तो यहां पर एक प्रॉब्लम और है, वो भी देख लेते हैं एक्स्ट्रा क्या प्रॉब्लम। एक्चुअली द क्वेरी ऑल्सो हैज माइनर सिंटेक्स इशू, select count star into d count from instructor, there should not be semicolon after into d count। तो यहां पर सेमीकोलन नहीं होना चाहिए था फ्रॉम से पहले, क्योंकि अगर सेमीकोलन लगा है तो इसका मतलब ये यहीं पे खत्म हो गया। तो करेक्ट क्या होगा, select count into d count from instructor। तो यहां पर जो d count है यहां पर सेमीकोलन नहीं होना चाहिए, बस ये छोटी सी प्रॉब्लम है। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, मिसिंग रिटर्न टाइप। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डीडीएल कमांड। डीडीएल कमांड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो डीडीएल कमांड क्या करती है, क्रिएशन, डिलीशन और ऑल्ट्रेशन। ऑप्शन सी। हमें कैसे पता चलेगा, तो आप जब इसको पढ़ेंगे यहां पर एसक्यूएल कमांड, तो डीडीएल में क्या आता है, क्रिएट है, ऑल्टर है, और यहाँ पर डिलीट का मतलब है ड्रॉप से। ठीक है, यहाँ पर टेबल को डिलीट करने का मतलब ड्रॉप से है। ये जो डिलीट लिखा हुआ है ये रो से रिलेटेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है डीडीएल के बारे में, तो क्रिएटिंग, डिलीशन और ऑल्ट्रेशन का काम डीडीएल करती है स्ट्रक्चर में। एक बार आप इन सबको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डीसीएल क्या करती है, ग्रांट और रिवोक करती है। टीसीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया, कमिट और रोल बैक। तो आपको पता होना चाहिए किस कमांड के अंदर क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, विच फेज डिजाइन एंड कैरेक्टराइज द डेटा नीड ऑफ द डेटाबेस यूजर्स। कौन सा चरण डेटाबेस उपयोगकर्ताओं की डेटा आवश्यकताओं को डिजाइन और चिन्हित करता है। तो कौन सा फेज करेगा, इसको बोलता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, इनिशियल फेज ऑफ द डेटाबेस इज द स्टेज वेयर यूजर की रिक्वायरमेंट्स आर कलेक्टेड। यूजर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, डेटा नीड्स आर आइडेंटिफाई, किस किस तरह का डेटा चाहिए होगा उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है। द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज प्लान, और डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा ये प्लान करना पड़ेगा। आगे लिखा हो दिस फेज हेल्प डिजाइनर्स अंडरस्टैंड व्हाट डेटा यूजर्स नीड, हाउ द डेटा विल स्टोर्ड, व्हाट ऑपरेशन यूजर विल परफॉर्म। तो आगे लिखा हुआ है देयर द फेज दैट डिजाइन द कैरेक्टराइज द डेटा नीड ऑफ द डेटाबेस यूजर। तो ये किस फेज में होता है, इनिशियल फेज में होता है। अब आगे लिखा सपोज you want to build a house, before construction start you discuss how many rooms are needed, decide kitchen size, plan bathrooms and windows. This planning stage is similar to initial phase in DBMS. Without planning the house may not meet the family needs. Similarly without the initial phase the database may not satisfy user. Database design का इनिशियल फेज आरंभिक चरण वह चरण है जिसमें
उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को समझा जाता है, डेटा की जरूरतों की पहचान की जाती है, डेटाबेस की संरचना की योजना बनाई जाती है। इस चरण में यह तय किया जाता है कौन सा डेटा चाहिए, डेटा कैसे संग्रहित होगा इस तरह से, और उपयोगकर्ता कौन कौन से कार्य करेंगे। मान लीजिए आप एक घर बनाना चाहते हैं, निर्माण शुरू करने से पहले कितने कमरे चाहिए, रसोई कहाँ होंगी, बाथरूम कितने होंगे, इन सब की योजना बनाई जाती है। यह योजना बनाने का चरण डीबीएमएस के इनिशियल फेज जैसा है। यदि शुरुआत में सही योजना ना बने तो घर जरूरतों के हिसाब से नहीं बनेगा। मान लीजिए एक स्कूल को डेटाबेस बनाना है, इनिशियल फेज में पूछा जाएगा विद्यार्थी की कौन कौन सी जानकारी चाहिए, क्या अंक स्टोर करने हैं, क्या अटेंडेंस रिकॉर्ड चाहिए। इन आवश्यकताओं को समझने के लिए डेटाबेस डिजाइन किया जाता है। इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेटाबेस का फेज क्या होगा, जहां पर डेटा की नीड्स या प्लान करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इनिशियल फेज हो जाएगा। किस तरह का डेटा चाहिए होता है, तो ये सब इनिशियल फेज में ही हमें समझना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन कॉल्ड एज। किसी रिलेशन की प्रत्येक विशेषता के लिए अनुमत मानों के समूह को क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। तो एक कॉलम में क्या क्या वैल्यू आ सकती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे बोलते हैं हम डोमेन। एक्सप्लेनेशन में क्या है, डोमेन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डोमेन एक एट्रीब्यूट के लिए अनुमति प्राप्त मानों परमिटेड वैल्यूज का समूह होता है। यह एक प्रकार से उस कॉलम के लिए नियम की तरह काम करता है कि उसमें किस तरह का डेटा आ सकता है। मान लीजिए आपके पास एक टेबल है छात्र, और उसमें एक एट्रीब्यूट है आयु, एज। डोमेन, यहाँ आयु का डोमेन धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर होगा, जैसे 1 2 3, और जो भी है पॉजिटिव में ही रहेगा आपका। यदि आप इस कॉलम में एबीसी अक्षर डालने की कोशिश करेंगे तो डेटाबेस उसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वह उस डोमेन का हिस्सा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो डोमेन है उस कॉलम का वो इंटीजर है, और इंटीजर में यहाँ पर वैल्यू इस तरह से आनी चाहिए। अतः डोमेन यह परिभाषित करता है कि किसी विशिष्ट एट्रीब्यूट में किस तरह की वैल्यूज हो सकती है। या फॉर एग्जांपल आपका कॉलम है ईमेल नाम का, तो आप उसमें ईमेल लिखोगे लाइक दैट abc@gmail.com। ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि यहाँ पर आप 8923 इस तरह से कोई नंबर लिख दो आप वहां पर। तो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा डोमेन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, विच कमांड इज यूज टू ऑब्टेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑरेकल टेबल। अब ये क्वेश्चन ऑरेकल का है। ऑरेकल टेबल की संरचना प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो सिंपल, हम जब भी किसी भी टेबल की स्ट्रक्चर प्राप्त करनी तो हम क्या लिखते हैं, डिस्क्राइब, DESCRIB, डिस्क्राइब, और टेबल का नाम, फॉर एग्जाम्पल टेबल का नाम है मान लीजिए स्टूडेंट। तो इसको लिखने से क्या होगा, स्टूडेंट नाम की टेबल का स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा कि कितने कॉलम है और वो उनका डेटा टाइप क्या क्या है, किसी पर कोई की सेट है, किसी कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट है। इस तरह से हमें उसकी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका बी। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। तो लिखने का तरीका, डिस्क्राइब और टेबल का नाम। ऑरेकल डेटाबेस और माईएसक्यूएल में किसी भी टेबल की संरचना, जैसे कि उसमें कौन कौन से कॉलम है, उनका डेटा टाइप क्या और क्या वे नल हो सकते हैं, को देखने के लिए डिस्क्राइब कमांड का उपयोग किया जाता है। शॉर्टकट, आप पूरे डिस्क्राइब शब्द की जगह डीएससी का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे डीएससी स्टूडेंट। लेकिन ध्यान दें, विकल्प डी डीएससी टेबल लिखा है, जो कि गलत सिंटेक्स है। सही सिंटेक्स में टेबल शब्द की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे टेबल का नाम लिखना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यदि आप स्टूडेंट नाम की टेबल की संरचना देखना चाहते हैं तो आप यह कमांड चलाएंगे, डिस्क्राइब स्टूडेंट। इसके परिणाम में आपको टेबल का पूरा खाका, जो भी स्कीमा है, वो आपको दिखाई देगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, विच आर टीसीएल कमांड। टीसीएल कमांड कौन से हैं। तो टीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। मान लीजिए दो पर्सन है, ए और बी। ए ने कुछ भी डेबिट किया अपने अकाउंट से, तो वो बी के अकाउंट में क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए।
अगर ये सक्सेसफुल हो गया है तो जब भी सक्सेसफुल होता है तो उसे क्या करना चाहिए, कमिट। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए के अकाउंट से तो डेबिट हुआ लेकिन सी के में कुछ भी क्रेडिट नहीं हुआ, तो यहां पर क्या होना चाहिए, अगर ए के अकाउंट से रुपए कट गए तो सी के में अकाउंट में नहीं पहुंचे हैं, उस केस में इस ए के रुपए वापस से रिफंड हो जाने चाहिए, जिसको हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, रोल बैक बोलेंगे। तो ये जो कमिट और रोल बैक है वो टीसीएल से रिलेटेड है। अगर आप नीचे दी गई इमेज में देखेंगे, यहाँ पर आप इस इमेज में देखिए, टीसीएल, टीसीएल में क्या क्या आता है, कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक, सेट ट्रांजेक्शन, सेट कंस्टेंट। आपको ये सब पता होना चाहिए। डीडीएल के अंतर्गत क्या आता है, डीएमएल में क्या आता है, डीक्यूएल में क्या आता है, डीसीएल में क्या आता है। आपसे कहीं क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, विच स्कीम कंट्रोल्स द इंटरेक्शन बिटवीन एग्जीक्यूटिंग ट्रांजेक्शन। कौन सी योजना लेन देन निष्पादित करने के बीच परस्पर क्रिया को नियंत्रित करती है। तो इसकी पहले हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, विच स्कीम कंट्रोल्स द इंटरेक्शन बिटवीन साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूटिंग ट्रांजेक्शंस। मैनी ट्रांजेक्शंस रन टुगेदर। जब बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक साथ रन हो रहे हो तो डेटाबेस मस्ट कंट्रोल देम प्रॉपर्ली। डेटाबेस को उन्हें प्रॉपर्ली कंट्रोल करना चाहिए टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट और एरर। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट और एरर नहीं होनी चाहिए। तो इसी को क्या बोलते हैं, कंकरेंसी कंट्रोल स्कीम बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या लिखा हुआ है और जरूरी भी क्यों है ये। कंकरेंसी कंट्रोल क्या है, इन माइस्क्यूएल एंड डीबीएमएस कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजेस मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटिंग एट द सेम टाइम विदाउट डेटा इनकंसिस्टेंसी। ये कंकरेंसी कंट्रोल का काम है। सपोज वन नोटबुक शेयर्ड बाय टू स्टूडेंट, स्टूडेंट ए राइट राहुल, स्टूडेंट बी साइमल्टेनियसली इरेज एंड राइट अमित। विदाउट रूल्स नोटबुक बिकम मैशी और कॉन्फ्लिक्ट वाली हो सकती है। टीचर क्या करेगा, इसको कंट्रोल कर सकता है, हु राइट फर्स्ट हु वेट। टीचर, तो यहां पर क्या हो गया, कंकरेंसी कंट्रोल स्कीम की तरह काम करेगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, पहले इसको देखते हैं एक बार। व्हाट डज कंकरेंसी कंट्रोल डू। तो यहां पर इट इंश्योर कंसिस्टेंसी बनी रहे, आइसोलेशन, करेक्ट एग्जीक्यूशन, नो लॉस्ट अपडेट और नो डर्टी रीड। डेटाबेस के अकॉर्डिंग सपोज टेबल, यहां पर कॉलम है अकाउंट नेम, दूसरा कॉलम बैलेंस, अकाउंट नंबर क्या 101, बैलेंस क्या 1000, ट्रांजेक्शन 1 अपडेट अकाउंट, और यहां पर लिखा हुआ सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस 500। तो वेयर अकाउंट नंबर 101, तो जिसका भी अकाउंट नंबर 101 है उस बैलेंस में से कितना माइनस हो जाएगा, 500। फिर ट्रांजेक्शन 2 क्या है, यहाँ पर अपडेट अकाउंट ये भी चला रहा है, सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस 200 वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू 101। कंकरेंसी कंट्रोल इंश्योर करेगा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट सेफली, फाइनल बैलेंस रिमेन करेक्ट। कि इन दोनों ट्रांजैक्शन के चलने के बाद भी बैलेंस कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। कॉमन कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स क्या है, लॉकिंग, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग और टू फेज लॉकिंग, 2PL बोलते हैं। A concurrency control scheme control the interaction between simultaneously executing transactions to maintain database consistency. Concurrency control scheme एक साथ चल रहे ट्रांजेक्शन के बीच इंटरेक्शन को नियंत्रित करती है ताकि डेटाबेस कंसिस्टेंसी बनी रहे। What goes wrong without concurrency control? What goes right with concurrency control? अगर concurrency control नहीं होगा तब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और concurrency control होने से क्या सही हो सकता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एटीएम बैंक एनालॉजी सबसे बेस्ट एनालॉजी। सपोज योर अकाउंट बैलेंस इज 10,000 एट द सेम टाइम पर्सन ए विदड्रॉज 7,000, पर्सन बी विदड्रॉज 5,000। एक व्यक्ति 7,000 रुपए निकाल रहा है और एक व्यक्ति 5,000 रुपए निकाल रहा है। अब अगर यहाँ पर कंकरेंसी कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा, both ATM reads 10,000 simultaneously, then ATM A allows 7,000, ATM B allows 5,000, total withdrawal कितना हो गया 12,000, which is impossible। डेटा बिकम इनकंसिस्टेंस हो गया है डेटा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अमाउंट टोटल कितना है 10,000 ही है और आपने विड्रॉल कितना कर लिया है 12,000 कर लिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बिना कंकरेंसी के यही होगा। आगे देखते हैं, अगर ये कंकरेंसी होती है यहाँ पर तब क्या होता है।
एटीएम कंप्लीट ट्रांजेक्शन फर्स्ट बैलेंस बिकम 3000, एटीएम बी नाउ चेक, जो बी वाला एटीएम है वो चेक करेगा, विड्रॉल डिनाई, उस केस में क्या कर देगा, ये मना कर देगा। तो कंकरेंसी कंट्रोल एक्ट लाइक अ ट्रैफिक पुलिस फॉर द ट्रांजेक्शन। दूसरा एग्जांपल, रेलवे टिकट बुकिंग, ओनली वन सीट लेफ्ट, टू यूजर्स क्लिक बुक नाउ एट अ सेम टाइम, विदाउट कंकरेंसी कंट्रोल क्या होगा, बोथ यूजर गेट द सेम सीट, डबल बुकिंग प्रॉब्लम। अगर कंकरेंसी नहीं होगी तब, विद कंकरेंसी क्या होगा, डेटाबेस लॉक सीट रिकॉर्ड, फर्स्ट यूजर गेट सीट, सेकंड गेट सीट अनअवेलेबल, करेक्ट रिजल्ट। तो कंकरेंसी इस केस में क्या रहेगी, सही रहेगी। फिर अगला नेक्स्ट एग्जांपल, क्लासरूम रजिस्टर एनालॉजी, टीचर कीप अटेंडेंस रजिस्टर टू मॉनिटर अपडेट अटेंडेंस साइमल्टेनियसली, विदाउट कंट्रोल तो वन मार्क प्रेजेंट अनदर मार्क absent, तो यहां पर भी प्रॉब्लम हो जाएगी बिना कंकरेंसी के। अब इस केस में क्या होगा, तो सेम स्टूडेंट गेट कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा, विद कंट्रोल टीचर अलाउ वन मॉनिटर एट ए टाइम, कंसिस्टेंसी मेंटेन बनी रहेगी। तो कंकरेंसी का यही काम है। तो वाई कंकरेंसी कंट्रोल इज नीडेड, विदाउट इट लॉस्ट अपडेट, डर्टी रीड्स, इनकंसिस्टेंसी डेटा, डबल बुकिंग हो सकती है, रॉन्ग बैलेंस हो सकता है, कैन हैपन। तो इसीलिए कंकरेंसी क्या है, बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो इजी मेमोरी ट्रिक, कंकरेंसी कंट्रोल लाइक अ ट्रैफिक सिग्नल फॉर ट्रांजेक्शन, विदाउट सिग्नल क्रैश हैपन, विद सिग्नल एवरीथिंग मूव सेफली। कंकरेंसी कंट्रोल का काम एक साथ चल रहे ट्रांजेक्शन को सेफली मैनेज करना होता है, इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, कंकरेंसी कंट्रोल स्कीम आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ए, कंकरेंसी कंट्रोल स्कीम। क्वेश्चन नंबर 25, विच कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क, कौन सा ऑपरेशन का कलेक्शन कार की एक लॉजिकल यूनिट बनाता है। तो यहां पर बोल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन, कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन, तो कई सारे कलेक्शन मिलके क्या बन रहे हैं, एक सिंगल लॉजिकल यूनिट बन रहे हैं। तो हम इसको तो जनरली क्या बोल देते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं जनरली, ट्रांजेक्शन। लाइक दैट डेबिट और क्रेडिट, एक अकाउंट से रुपए का कटना और दूसरे अकाउंट में रुपए का ऐड होना, क्रेडिट होना। ट्रांजैक्शन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस में एक ट्रांजैक्शन कई ऑपरेशन जैसे रीड राइट अपडेट का एक ऐसा समूह या कलेक्शन होता है जो मिलकर कार की एक सिंगल लॉजिकल यूनिट पर वर्क बनाता है। तो यहां पर एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो बैकएंड में कई काम एक साथ हो रहे होते हैं। आपके खाते का बैलेंस चेक करना, तो ये रीड हो रहा होता है, पैसे आपके खाते से कटना अपडेट और राइट होता है, कैश मशीन से पैसे बाहर आना, ये सभी अलग अलग ऑपरेशन मिलकर एक सिंगल ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। यदि इनमें से एक भी स्टेप फेल हो जाता है तो पूरा ट्रांजेक्शन कैंसिल, रोल बैक हो जाता है, ताकि आपके पैसे सुरक्षित रहें। इसी को ट्रांजेक्शन की ऑटोमेसिटी भी कहते हैं। डेटाबेस ट्रांजेक्शन को समझने के लिए बैंक, डेबिट कार्ड और क्रेडिट सबसे अच्छा उदाहरण है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि क्यों ट्रांजेक्शन को लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क कहा जाता है। तो इसका एग्जांपल देखिए आप, कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्त बी को 500 रुपए भेज रहे हैं। इस प्रक्रिया में दो मुख्य ऑपरेशन होते हैं जो एक साथ मिलकर एक ट्रांजेक्शन बनाते हैं। ऑपरेशन 1, आपके खाते से डेबिट होना, आपके खाते ए से 500 रुपए घटाए जाते हैं। और ऑपरेशन 2, इसमें लिखा हुआ क्रेडिट, आपके दोस्त बी के खाते में 500 रुपए जोड़े जाते हैं। लॉजिकल यूनिट को महत्वपूर्ण है, अगर ये दोनों ऑपरेशन एक सिंगल ट्रांजेक्शन का हिस्सा ना हो तो सिस्टम फेल हो सकता है। यदि सिस्टम फेल हो जाए, मान लीजिए ऑपरेशन 1, आपके खाते से पैसे कट गए, पूरा हो गया, लेकिन ऑपरेशन 2, दोस्त के खाते में पैसे पहुंचना, किसी तकनीकी खराबी के कारण नहीं हो पाया। नतीजा, आपके पैसे कट गए लेकिन दोस्त को नहीं मिले। यह डेटाबेस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए ट्रांजैक्शन का एक यूनिट होना बहुत जरूरी है। ट्रांजैक्शन की शक्ति, चूंकि यह एक लॉजिकल यूनिट है, डेटाबेस यह सुनिश्चित करता है कि या तो दोनों काम पूरे हों, क्रेडिट और डेबिट दोनों सफल हों, या कोई भी काम ना हो। यदि कोई एक भी फेल हुआ तो सिस्टम ऑपरेशन 1 को भी वापस उलट देगा। इसे क्या कहते हैं, रोल बैक। इस तरह आपके 500 रुपए या तो आपके पास रहेंगे या सुरक्षित रूप से दोस्त के पास पहुंचेंगे, बीच में कहीं गायब नहीं होंगे। यही ट्रांजेक्शन की ऑटोमेसिटी कहलाती है। तो इस वजह से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ यहाँ पर, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया है ट्रांजेक्शन। सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क क्या कहलाती है, ट्रांजेक्शन कहलाती है।
आपका किसी भी तरह का कोई डाउट है तो नीचे जरूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच।